इजराइल, ईरान और यूएस का युद्ध अगर कुछ दिन और नहीं रुका तो इसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, दाल, चावल, आटा, दूध, दही सब कुछ महंगा होगा। शेयर मार्केट भी धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले बेहद कमजोर होता जा रहा है, जिससे इंपोर्ट और महंगा हो रहा है। और इसी बीच चीन मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपनी लॉन्ग टर्म ऑयल एग्रीमेंट साइन करके पकड़ मजबूत बना रहा है, जो भारत की स्ट्रेटजी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी यह केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, महंगाई, मार्केट और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बहुत बड़ी परीक्षा है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे कि इस युद्ध का भारत की इकोनॉमी पे और किस किस सेक्टर में क्या क्या असर पड़ेगा। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल प्राइसेस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आपको सबसे पहले एक मैप के जरिए मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला ऑरेंज वाला हिस्सा, ये ईरान है। और नीचे आप लोगों को दिखाई देगा बच्चों, ये ओमान दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, ये ओमान, और आपको ये यूएई दिखाई देगा। और ये जो बीच में सफेद, ये पूरा जो सफेद एक समुद्र का रास्ता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है बच्चे, इसे हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, यानी कि एक पतला सा समुद्री रास्ता। ठीक है बच्चे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि एक पतला सा समुद्री रास्ता। इसके इस तरफ आप लोग देखोगे पर्शियन गल्फ दिखाई देगा, और इसके इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, और नीचे जाओगे तो आपको एशिया भी नजर आएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इसके नीचे की तरफ मैं यहां पे लिख देता हूं एशिया। ठीक है बच्चों, एशिया। और एशिया में भारत सभी तमाम देश आप लोगों को दिखाई देंगे। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पे आपको क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ जरा नजर डालेंगे तो बहरेन हो गया, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया, यूएई हो गया, यानी कि तमाम मिडिल ईस्ट के देश दिखाई देंगे। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ चले जाओ तो आपको एशिया सबसे बड़ा एरिया दिखाई देगा, जहां पे बहुत सारे देश हैं। ठीक है बच्चे, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ही रास्ते बहुत सारा व्यापार होता है, यानी कि ये वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया भर का 25 से लेकर के 30% के आसपास ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। यानी कि भाई साहब, आयात और निर्यात होता है तकरीबन तकरीबन 25 से 30% का। और अगर मैं भारत की बात कर दूं बच्चों, तो भारत का 50% ऑयल इसी रास्ते से आता है। अब ध्यान से समझिएगा, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होने वाला रास्ता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां पे आप लोग क्या देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना बच्चों, तो इसमें ये ईरान का कुछ हद तक रूल है, और कुछ हद तक आपको ओमान दिखाई देगा। ये ईरान वाला और ये ओमान वाला बहुत ही एक तो पतला सा रास्ता है, और इस पतले पतले से रास्ते पे अगर ईरान और ओमान अपनी बाउंड्री को रख दे तो क्लैश कर जाती है, दोनों की बाउंड्री ओवरलैप कर जाती है, इतना पतला सा रास्ता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को डिस्टर्ब कर दिया, या फिर ईरान ने नहीं किया, किसी भी वजह से अगर इस रास्ते में डिस्टर्बेंस आती है, जो कि आ ही रही है, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक और सेशन में कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्परेरीली क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है, टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों देखो, ये एक ऑयल एक ऐसी चीज है, ये जो कच्चा तेल जिसकी मैं बात करूं ना बच्चों, कच्चा तेल जिससे कि डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, और तमाम चीजें बनती हैं, जो जेट का फ्यूल बनता है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये अगर कच्चा तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होगा, तो जाहिर सी बात है हर चीज महंगी होगी भारत के अंदर। ना सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। कैसे? देखिए, सामान बना कलकत्ता में, एक्सपोर्ट हो रहा है, सामान बना कलकत्ता में और बिक रहा है दिल्ली में, तो कलकत्ता से सामान दिल्ली कैसे जाएगा? ट्रक के जरिए जाएगा। ट्रक में क्या लगता है? फ्यूल लगता है। अगर 50 रुपए लीटर डीजल है और वही डीजल महंगा होके 200 रुपए लीटर बन जाए, तो क्या 50,000 रुपए में ट्रक सामान छोड़ेगा? नहीं। ट्रक वाला बोलेगा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। और वहां पे जो सामान उतरेगा, उस सामान में जैसे मान लो अदरक जा रहा है, कलकत्ता से दिल्ली अदरक जा रहा है, तो अदरक
लाख का था, अब वो अदरक 7 लाख का हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जुड़ गए कीमत कॉस्ट में। तो ऐसे हर चीज एक जगह बनती है और दूसरी जगह जाकर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरी जगह उसको लोग खरीदते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जितना भी ज्यादा पैसा लगता है ना, उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जाती है। अब यहां पे देखिए, ये जो सप्लाई का रूट है, ये जो सप्लाई का रूट है, यानी जिस रास्ते से 50% भारत के अंदर कच्चा तेल आता है, अगर ये रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑयल की सप्लाई बहुत ज्यादा रुक जाएगी, यानी कम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऑयल की सप्लाई भारत में कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है तेल महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा तो सारी की सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, ये इतना ज्यादा बुरा असर दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक एनालिसिस किया गया है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, और कहा जा रहा है ब्रेंट ब्रेंट क्रूड जो है वो 8% तक ऊपर जा सकता है। तो ये ब्रेंट क्रूड क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं, उन्होंने एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है कि भाई इससे ज्यादा तो कोई भी कीमत नहीं बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए 80 रुपए किसी चीज की कीमत तय कर दी गई और सभी क्या बोल रहे हैं, ठीक है 80 रुपए से ज्यादा हम लोग नहीं बेचेंगे। तो ये ब्रेंट क्रूड है, ब्रेंट क्रूड प्राइस है, इसको ब्रेंट क्रूड प्राइस कहते हैं कि कच्चा तेल इतने रेट से ज्यादा तो हम लोग नहीं बेचेंगे, कोई भी नहीं बेचेगा। और दुनिया का तकरीबन 80% एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल वाले प्राइस के नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है। लेकिन अब भारत में इतनी ज्यादा महंगाई आने वाली है कि ब्रेंट क्रूड प्राइस के ऊपर भी 8% महंगाई बढ़ जाएगी। आप समझिएगा, 8% बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेल महंगा होता है तो इंडिया का हर चीज महंगा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग फैक्ट्री में जाकर के सामान खरीदते हो, सामान आप तक गाड़ियों के जरिए ही पहुंचता है, ट्रकों के जरिए ही पहुंचता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखोगे सेंसेक्स निफ्टी लगातार गिर रहा है। ये मैंने कल रात को पीडीएफ बनाया था, और जब मैंने बनाया था उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं एनालिसिस करूं, जिसकी वजह से मैं जो है आपको अब तक की पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं। देखिए बच्चे, तो ये आप लोग देखोगे 1.24% और 1.29% सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहा है, यानी कि कंपनियों के शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं। सेंसेक्स ऑफ निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ग्राफ का नाम है, यानी कि ग्राफ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनियों के शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, ग्राफ ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनियों के शेयर के प्राइस उठ रहे हैं। लेकिन यहां पे ग्राफ लगातार गिर रहा है, लगातार ग्राफ गिर रहा है बच्चे। ठीक है, कहीं पर भी चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो, ग्राफ गिर रहा है, कंपनियों का लॉस हो रहा है। अब देखते हैं किस किस कंपनी का लॉस हो रहा है। देखिए, एक तो ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर का डेफिनेटली लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए जो 100 रुपए का तेल आता था, 100 रुपए का तेल आता था और कंपनियां 200 रुपए का बेच देती थी। अब वही 100 रुपए वाला तेल जो है 150 रुपए का हो चुका है। तो कंपनियों अगर 200 रुपए में बेचती है तो प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 50 रुपए बच जाता है, जो कि पहले 100 रुपए होता था। और अगर ये लोग 100 रुपए का प्रॉफिट लेके 250 रुपए में बेचते हैं तो तेल महंगा हो गया, तो लोग तेल खरीदेंगे ही नहीं। यानी कि दोनों ही केस में तेल की कंपनियों का लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो जाहिर सी बात है भैया, आपके शेयर्स कौन खरीदेगा? उल्टा शेयर्स बेचे जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बेचे जाएंगे ना बच्चों, जाहिर सी बात है आपके शेयर की कीमत कम होने वाली है। एयरलाइन सेक्टर का भी सेम केस है भाई साहब। एक तो याद रखना, जो इसमें जेट जेट होता है ना, जेट का जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो इसी कच्चे तेल से बनाया जाता है। इसी कच्चे तेल को साफ करते हैं तो डीजल बनता है, फिर और साफ करते हैं पेट्रोल बनता है, और साफ कर लेते हैं तो जेट का ईंधन बन जाता है, यानी कि प्लेन का ईंधन बन जाता है। एक तो यहां पे इनका लॉस हो रहा है क्योंकि जेट का जो ईंधन है वही बहुत महंगा हो रहा है। दूसरा, आप लोग यहां पे क्या देखोगे कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब भाई गोला बारूद, जेट धा धा धू धा कुप्पड़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जेट चल रहा है, एरोप्लेन चल रहे हैं, फ्लाइट चल रही है, एरोप्लेन तो नहीं, फ्लाइट जो जेट फ्लाइट चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, गोला बारूद मिसाइलें चल रही हैं। अब वैसे में कहां से जाएगी भाई प्लेन ऊपर से, यात्री प्लेन? तो यहाँ पे प्लेन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, रूट चेंज हो रहे हैं या फिर कैंसिल किया जा रहा है। मैक्सिमम तो आप लोग देखोगे कैंसिल ही किया जा रहे हैं। अब प्लेन कैंसिल होने की वजह से इनकम तभी आएगी ना जब भाई, जब आपके यात्री जाएंगे, यात्री है ही नहीं तो इनकम कहां से आएगी? तो इनका रेट भी बहुत ज्यादा गिर रहा है शेयर्स का। अब देखो कि पेंट में भी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑयल महंगा तो पेंट महंगा, इसलिए शेयर मार्केट गिर रहा है। टायर के प्रोसेस में भी, टायर बनाने के प्रोसेस में भी यहां पे आप देखोगे कि ऑयल का बहुत ज्यादा यूज होता है, और ऑयल जहां जहां महंगा हो जाएगा वहां वहां सब कुछ आपका महंगा होता हुआ नजर आता है। जिसकी वजह से देखो आईएनआर यानी कि रुपया हमारा बहुत कमजोर हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग 100 बैरल डॉलर के लिए, 100 डॉलर के लिए, 100 बैरल के लिए अगर हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल 100 बैरल तेल जब हम लोग खरीदते थे उसके लिए $100 देते थे फॉर एग्जांपल। अब वही 100 बैरल
जो तेल है महंगा हो चुका है, यानी कि 200 डॉलर का हो चुका है। हमें तेल तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन हमारा जो कीमत है ज्यादा जा रही है, यानी कि हम पहले $100 पे करते थे, अब $200 पे कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो डॉलर का सप्लाई बाहर जा रहा है, और जब डॉलर का सप्लाई जब जब बाहर जाता है, इसका मतलब भारत में डॉलर की सप्लाई कम होती रहेगी, और जितना ज्यादा डॉलर की सप्लाई कम होगी उतना ही ज्यादा डॉलर महंगा होगा, और जितना ही ज्यादा डॉलर महंगा होता चला जाएगा हमारा रुपया उतना ही कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि अब उसी डॉलर के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आखिर और क्या क्या असर दिखाई देगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो देखोगे बच्चे, ठीक है, शिप्स जो होंगी ये अनसेफ रूट नहीं अपनाएंगी, यानी कि हॉर्मुज हो गया, रेड सी वाला रूट नहीं अपनाएंगी, लंबा लंबा रूट लेंगी। लंबा लंबा रूट जब अगर शिप लेती हैं तो जाहिर सी बात है, यहां पे 10 दिन का काम, 10 दिन का ट्रांसपोर्ट 20 दिन में होता है या 30 दिन में होता है, तो ज्यादा ईंधन जलेगा, या फिर यूं समझ लीजिए उस क्रू पे, उस शिप पे जितने ज्यादा लोग हैं उनको सैलरी वगैरह देनी, या फिर यूं समझ लीजिए कि जितना ज्यादा डिले होगा डिलीवरी में उतना ही ज्यादा यहां पे आप लोगों को कीमत पे करनी पड़ती है। तो ये आप लोगों का लॉस है भाई साहब, सीधी सीधी बात है ना। तो ये देखो कि जो शिप्स जो होंगे बहुत ज्यादा इन सारे अनसेफ रास्तों को अवॉइड करेंगी। क्लियर पॉइंट। दूसरा देखोगे, लंबा लंबा अगर रास्ता लेती है तो जाहिर सी बात है भैया, ट्रांजिट टाइम यानी कि समय, कीमत बहुत ज्यादा लगेगी। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना प्रीमियम बढ़ा लेती है, क्योंकि ज्यादा खतरा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा लगेगा भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा लगेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो कॉस्ट ऐड करके ही आती है ना, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। और उसके बाद देखोगे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनियां शट डाउन हो चुकी हैं, ये सारा कुछ नुकसान देख देख के, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा। और ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब सामान सप्लाई होता था 10 दिन में, अब वो सामान सप्लाई होगा 50 दिन में, 2 महीने पे, क्योंकि रूट सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तमाम आपको दिखाई देंगे इफेक्ट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। अब देख लेते हैं ईरान और इंडिया के बीच में क्या क्या चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चावल, चाय, चीनी यानी कि शक्कर, फ्रूट्स और मेडिसिन ईरान को। और हम लोग, इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, एप्पल करता है, उसके बाद पिस्ताचियोस, डेट्स एंड पेट्रोलियम कोक यानी कि ड्राई फ्रूट्स हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑयल, ऑयल तो करते ही करते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब ज्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, तो अब हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये जो वॉर का जो रिस्क है ना, ये जो युद्ध अभी बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो रिस्क है ना बहुत सारे सेक्टर पे पड़ेगा, और जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। शिपिंग तो भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया कि पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, और पेमेंट सिस्टम भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वहां पे बैंक बंद हो चुके हैं, इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, तो भैया आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, तो भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे पॉसिबल होगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक युद्ध ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। चलिए अब देख लेते हैं कि नॉन ऑयल की बात कर लेते हैं। नॉन ऑयल, अब देखो यार, हम लोग मिडिल ईस्ट से क्या करते हैं, ऑयल खरीदते हैं, स्पेशली ईरान का। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान से हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खरीदते रहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे नॉन ऑयल की बात कर लेते हैं। नॉन ऑयल, नॉन ऑयल, तो मिडिल ईस्ट भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि नॉन ऑयल सामानों का, ऑयल को अगर हटा दें तो मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा सामान भारत से ही खरीदता है, यानी कि इंडियन गुड्स का सबसे ज्यादा डिमांड मिडिल ईस्ट ही करता है। तो यहां पर भी भारत का लॉस होगा, क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो डॉलर आएगा। अब यहाँ पे रूट सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, यहाँ पे उथल पुथल मची है, तो भैया हम सामान बेच ही नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसा कहां से आएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे लॉजिस्टिक डिले, यानी कि सामान डिले होगा, तो जाहिर सी बात है कई डील कैंसिल हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, तो आईटी सेक्टर हो गया, जेम्स यानी कि जो मोती वोती होते हैं ना, जो नग वगैरह वो हो गए, ज्वेलरी होगी, या फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जो सामान होंगे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उसमें नुकसान हमको फेस करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। दूसरा, आप लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि भारत की जब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी, तो कीमत ही डिसाइड नहीं कर पाएगी। भाई कीमत यू 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 फ्लक्चुएट हो रही है ना, आने वाले समय में युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, कौन सी कंपनी का फायदा होगा, कौन सी कंपनी का नुकसान होगा, किसके शेयर के रेट बढ़ेंगे, किसके शेयर के रेट घटेंगे, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस जो है बहुत अनस्टेबल रहेगा, तो आप एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा, आप
प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे, जब प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे तो भैया आप बिजनेस कहां से करोगे? ठीक है, चाइना का एंगल देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का। देखिए बच्चों, चाइना क्या करता है ना, मौके का फायदा उठाता है। अभी देखिए, ऑयल का जो प्राइसेस है ना, ऑयल की जो कीमतें हैं ना, ठीक है, वो कम ही है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का 1 लीटर हमें तेल मिलता है, कम कम ही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ दिन और युद्ध चलेगा तो तेल की कीमतें यूं ऐसे जाएंगी, क्योंकि हर एक देश के पास ऑयल का कुछ स्टॉक रहता है, जिसकी वजह से अगर महंगाई ग्लोबल मार्केट में आए तो वो खरीदना बंद कर देता है कि भैया अभी मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास स्टॉक है। तो वो स्टॉक ज्यादा दिन नहीं रहता, 12 से 15 दिन का स्टॉक रहता है। तो भारत के पास 12 से 15 दिन का तेल तो है, तो अभी तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वैसे ही पूरी दुनिया में कोई खरीदेगा ही नहीं तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही 12 से 15 दिन वाला जो स्टॉक पूरी दुनिया का खत्म हो जाएगा, तब तेल की परचेजिंग शुरू हो जाएगी और तब भयंकर रेट पे क्या बढ़ने वाला है, कीमत बढ़ने वाली है। तब यहां पर ऑयल की प्राइस की कीमत यूं जाएगी। लेकिन चाइना फिलहाल क्या कर रहा है, ये कम कीमत वाले पे अभी एग्रीमेंट कर रहा है, 15 दिन का इंतजार नहीं कर रहा, अभी एग्रीमेंट कर रहा है। और ये कीमत कम है तो भाई साहब कीमत 15 साल की बात कर रहा है, 20 साल की बात कर रहा है, 30 साल की बात कर रहा है। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म डील लेकर के चल रहा है। भैया अभी कम कीमत पे मिल रही है और इसी कीमत पे अगर डील मैं करूंगा तो जाहिर सी बात अगले 20-25 साल तक इसी कीमत पे मेरी डील रहेगी, क्योंकि भैया मैं तो 25 साल के लिए किया है ना, कि 25 साल तक के लिए आप मुझे ये रेट दोगे। तो चाइना क्या कर रहा है भाई साहब, मिडिल ईस्ट में सभी देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। और मिडिल ईस्ट वाले देश अभी बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि वहां पे युद्ध वाली स्थिति चल रही है, तो कोई उनका सामान खरीद रहा नहीं है, तो उनको भी पैसे चाहिए। और यहाँ पे चाइना दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है कि भाई मैं हूं तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ खड़ा है, टेंशन ना को। तो यहाँ पे देखोगे क्या बच्चों, कि पूरी दुनिया में जहां पे सब युद्ध में उलझे हुए सोच रहे हैं, चाइना अपना फायदा उठाने में लगा हुआ है मिडिल ईस्ट के देशों का। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है, जो कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। भारत को कुछ ना कुछ यहाँ पे काउंटर करना चाहिए, या फिर भारत को कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना प्लानिंग करके चलना चाहिए, ताकि चाइना की बढ़ती हुई इस ताकत को रोका जा सके। ठीक है बच्चे, अब आगे देख लेते हैं कि अगर तो मिडिल ईस्ट में वॉर नहीं रुका तो और क्या क्या होने वाला है। तो पूरी दुनिया क्या करेगी, पूरी दुनिया क्या करेगी, दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी। जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, जैसे कि आप लोग देखोगे यूएस हो गया, रशिया हो गया। तो यहां से पूरी दुनिया तेल खरीदना शुरू कर देगी। अब देखोगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम लोग यूएस से ज्यादा खरीदते हैं, बाकी सारा कुछ हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो पूरी दुनिया जब इन लोगों से सामान खरीदने लगेगी, तेल खरीदने लगेगी, तो यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर भी रेट बढ़ेगा, यहां पर भी रेट बढ़ेगा, तो भारत को ऑलरेडी नुकसान उठाना पड़ जाएगा भाई साहब फिर से। तो यहां पे क्या देखोगे, पूरी दुनिया ग्लोबल जो मार्केट है, पूरी ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली मिडिल ईस्ट पे ही इसका असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। और इंडिया जो है बहुत हाई कंपटीशन फेस करेगा एनर्जी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया अगर रशिया से लेकर के आ रहा है, रूट लंबा पड़ेगा, मिडिल ईस्ट से लेकर के आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तबाही हो चुका है। तो भारत को अभी फूक फूक के सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। अब देखोगे, इस दौर में चाइना समझ चुका है और चाइना अपने इन्फ्लुएंस को वेस्ट एशिया में बढ़ा ही रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। और ये उसका स्ट्रेटजी है, यही उसका मेन मेन एक मकसद है कि भाई साहब भारत के अगल बगल के जितने भी देश हैं उन सभी में अपना दबदबा बना करके रखना है। ठीक है बच्चे, रशिया वाला मैं आपको पूरा एंगल बता ही चुका हूं कि किस तरीके से रूट बड़ा हो जाएगा। तो हमें अगर रशिया से सामान ज्यादा खरीदेंगे तो रूट बड़ा होने की वजह से महंगा हो जाएगा, और पूरी दुनिया भी रशिया से खरीदेगी, क्योंकि भैया मिडिल ईस्ट तो डिस्टर्ब हो चुका है, तो अपने आप कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है बच्चे, तो रशिया वाला एंगल आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं। अब देख लेते हैं आम जनता को क्या क्या सहना पड़ेगा। आम जनता को, जैसा कि मैं आपको बता चुका बच्चों, ठीक है, जब भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो आम जनता के लिए आप लोग देखोगे, यहाँ पे जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी का मतलब जो कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, यानी कि जो आम जनता इस्तेमाल करती है, वो सारे के सारे कीमतें बढ़ जाएंगे। आटा, दाल, चावल, घी, ग्रोसरी के प्राइस देख लो, ठीक है। अब राइस, पल्सेस, एडिबल ऑयल, घी, हर चीज की कीमतें यहाँ पे बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेकर के जाते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा लॉस आप लोगों को भारत के सामने नजर आता हुआ दिखाई देगा। रेमिटेंस रेमिटेंस आना बंद हो जाएगा। रेमिटेंस क्या होता है, आना बंद हो जाएगा या फिर आएगा भी तो बहुत कम होगा। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस भारत के बाहर जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं और जो भारत के बाहर से पैसा भेजते हैं, यानी कि ऐसे कोई मेरा दोस्त है
जो अमेरिका में रह रहा है और अपने परिवार वालों को पैसे भेजता है, उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं हम लोग। तो आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट में तकरीबन 90 लाख लोग रहते हैं और 90 लाख लोग पैसा भारत में भेजते हैं, जिसकी वजह से भारत में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अच्छा खासा बना रहता है। तो ये जो 90 लाख लोग जो गल्फ वाले रीजन में रह रहे हैं, अब धीरे धीरे करके भाई साहब इनकी जॉब की स्टेबिलिटी भी खराब होगी, यानी कि जॉब भी इनकी जाएगी और रेमिटेंस बहुत कम आना शुरू होगा। और भारत वो देश है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर कहीं पे आता है बच्चों, तो भारत में ही आता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो ये रेमिटेंस का भी भारत का नुकसान होने वाला है। अब डॉलर हमारे पास आएगा नहीं, बल्कि महंगा तेल खरीदेंगे तो जाएगा। तो पैसा जो रुपया है हमारा बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रणनीतिक तरीका नहीं निकाला गया, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़े लॉस को फेस करने वाले हैं इकोनॉमिक लेवल पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी, कौन कौन से सेक्टर्स इफेक्ट होंगे, किस किस तरीके से सारे के सारे सेक्टर्स इफेक्ट होंगे। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो तैयारी टाइम्स की टीम के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। जय हिंद।